बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इन ख़बरों की तफ़सीलात में जाने से पहले एक स्टेटमेंट नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने दिया है। ख़ान साहब के इस बयान की दो अहम बातें आप नाज़रीन को बताएँगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने दिया है। उस बयान का सिर्फ़ एक जुमला, एक सेंटेंस आप नाज़रीन को बताएंगे और फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे कि मौजूदा हालात में हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, वो कितना अहम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो ये अहम किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहे, इसकी वजूहात क्या हैं, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ कुछ बात करके फिर हमारे जो प्रोग्राम की जो अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ख़ान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अभी भी वक्त है, बैठकर बात करें और मसले का हल निकालें जो सिर्फ इलेक्शन की सूरत में ही निकलेगा। अब ये ख़ान साहब का मैंने जो एक जुमला आपके सामने रखा, दूसरा जुमला ख़ान साहब का ये है कि जो PDM है, हुक्मरान इत्तेहाद जो है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात को फ़ौज के साथ लड़वाना चाहती है। अब दोनों बातों पे अगर हम एनालिसिस करें, इनको एवेलुएट करें, एक तो ख़ान साहब अब दोबारा मुज़ाकरात की बात करने लगे हैं और सुबह जो एलामिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जारी हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये ख़ान साहब की लैंग्वेज है। ये ख़ान साहब का मुतालबा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर गुफ्तो-शुनीद के साथ इन मसलों को हल किया जाए। अब नाज़रीन, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अच्छे तरीके से याद है कि जब ख़ान साहब हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे व्हील चेयर पर, जब उनकी ज़मानत को 9 मई तक एक्सटेंड किया गया था, तो ख़ान साहब ने कहा था कि हमें 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व चाहिए, 14 मई से हम आगे नहीं जाएंगे। अब जो 14 मई से पहले 9 मई को ख़ान साहब की गिरफ़्तारी हुई और 11 मई को ख़ान साहब को छोड़ दिया गया, और 9 मई को ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो मुल्क में वाक़यात हुए, उसके बाद अब ख़ान साहब कोई डेडलाइन नहीं दे रहे। ख़ान साहब अब मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, ख़ान साहब अब बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि जो मामला है वो बातचीत करने वालों के हाथों से निकल चुका है। इसका इजहार मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में भी किया और आपको बताया कि एक पैगाम एक बड़े घर से एक बड़ी शख्सियत ने भेजा वज़ीर आज़म को कि आप मुज़ाकरात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। तो पैगाम उस बड़ी शख्सियत को, बड़े ओहदे पे बैठे एक बड़ी अहम शख्सियत जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया गया, उसे ये पैगाम वापस भिजवाया गया कि अब जो 9 मई को वाक़यात हुए, उसके बाद अब मुज़ाकरात करना न करना हमारे अख्तियार से बाहर हो चुका है। अब फ़ैसला उन्होंने करना है कि क्या करना है, नहीं करना। दूसरी ख़ान साहब ने बात की कि ये हमें PDM वाले हमारी बड़ी मकबूल सियासी जमात है, हमें फ़ौज से लड़वाना चाहते हैं। तो जो हसन नियाज़ी ने किया, जिस तरीके से कोर कमांडर लाहौर की वर्दी को डंडे के ऊपर टांग के उसकी हवाले से जो जुमले कहे वहाँ पे, तो ये क्या PDM ने करवाया था हसन नियाज़ी से? जो यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि बंदे इकट्ठे करके हमने कोर कमांडर के घर की तरफ जाना है। इबाद फ़ारूक की जो एक ऑडियो सामने आई, जो वीडियो सामने आई, यास्मीन राशिद साहबा की PTI के रहनुमा के साथ ऑडियो लीक हुई और इसके साथ साथ PTI के दीगर रहनुमाओं के ऑडियो वीडियो सामने आए। तो क्या ये PDM आपके लोगों से करवा रही थी? ख़ान साहब तो कहते हैं कि एजेंसी के लोग जो है हमारे एहतजाज में, पुरअमन एहतजाज में शामिल हो गए थे। तो ख़ान साहब ये आपकी अपनी जमात के लोग थे और आपका पुरअमन एहतजाज जो है उसकी भी एक लंबी तारीख़ है। 2014 में PTV पे, पाक सेक्रेटेरिएट पे, पार्लियामेंट पे हमला किया गया। 2016-17 में इस्लामाबाद का लॉकडाउन किया गया और उसके बाद आपकी तो हुकूमत आ गई। हुकूमत के बाद आपने इदारों पे तो हमला नहीं किया, यानी इस तरीके से आपने हमला नहीं किया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट के जज पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, फिर उसमें माफ़ी भी मांगी। और अब जब आप हुकूमत से बाहर आए हैं तो आपने कौमी सलामती के इदारों के जो शोधा थे और वहाँ पर पड़ी जो नवादरात थी, जो कीमती निशानियाँ थी हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे कायदीन की, हमारे शोधा की, आपके कारकुनान ने उन सब को जला के खाकसार कर दिया। तो लीडर आप ही थे, बेशक आपके कारकुनान एहतजाज करने वाले थे, लेकिन ज़िम्मेदारी आप पे बनती है। जैसे अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि आपको बरी-ओ-ज़मा नहीं कहा जा सकता। अगर आपके कारकुनान ने एहतजाज किया है तो आप लीडर थे, आप उनको रोक सकते थे, लेकिन
अब तो ये खौफनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही हैं खुफिया एजेंसों की, और आज उसका इजहार भी किया निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के आमिर मीर साहब, के खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मौजूद हैं कि जो हमला करने वाले हैं मिलिट्री के अमलाक पे, कौमी सलामती के इदारों के दफातर पे, उनकी मुख्तलिफ़ जगहों पे या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें पनाह खान साहब ने ज़मान पार्क में दे रखी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और उसमें आमिर मीर साहब ने इस बात का इजहार भी किया कि इमरान खान साहब जो हैं आजकल क्या कर रहे हैं, क्या किस परेशानी में हैं। वो जो उन्होंने इंदिया दिया, जो इशारा दिया, वो आगे चल के आपके साथ उस बड़ी खबर के साथ शेयर करेंगे जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के साथ रब्ता किया है। दूसरा जो स्टेटमेंट जो है वो सदर साहब ने दिया है। सदर साहब ने कहा कि सब पर जोर देता हूँ कि मौजूदा हालात का हल तलाश करें। वैसे तो आज अतात तारड़ साहब ने कहा है कि सदर साहब जो हैं वो गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ वजारत ख़ारजा को अपना लूप में लिए बगैर, उन्हें बताए बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर गैर मुल्की सफ़रा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं और वजारत ख़ारजा को बताए बगैर क्यों हो रही हैं, बड़ा अहम सवाल उठाया है। लेकिन बात यह नाज़रीन, सदर मुमलिकत जो मनसब होता है वो गैर सियासी होता है और सदर मुमलिकत वफाक की अलामत होता है। सदर मुमलिकत जो है वफाक की इकाइयों को मुतहद रखता है। इस किस्म के हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो बेयकीनी है, जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी हो, मुआशी हो, इसमें सदर साहब, कोई भी सदर हो, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सदर साहब ने अब तक जो उनका कंडक्ट रहा खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद, कि खान साहब के दौर में तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ चलती थीं, ऑर्डिनेंस जाता था, सदर साहब पास करते थे, पूछते नहीं थे। लेकिन उसके बाद कितने कानून बना के हुकूमत ने भेजे, सदर साहब ने उनको अप्रूव ही नहीं किया। और जब वज़ीर आज़म के हल्फ का मामला था, सदर साहब ने वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लिया और हत्ता के मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए भी सदर साहब अपना किरदार, गैर सियासी किरदार अदा करते रहे और इमरान खान की आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकातों का बंदोबस्त करते रहे, इंतज़ामात करते रहे, साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ भी और मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ भी। साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ उन्होंने मुलाकातें करवाईं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुलाकात सदर साहब नहीं करवा सके। दावत तो दी उन्होंने, सदर साहब ने आर्मी चीफ़ को, DGI को, लेकिन दोनों अफसरान ने सदर साहब की ये दावत जो है कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भांप चुके थे कि सदर साहब ये दावतें दे के, खाना खिला के दरअसल करवाना क्या चाहते हैं। तो सदर साहब का अगर माजी का, पिछले कुछ अरसे का अगर किरदार इस तरह का ना होता, कंडक्ट ना होता, तो आज के हालात में अगर कोई शख्स तमाम लोगों को बिठा सकता था, तमाम लोगों के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करवा सकता था, कोई इत्तफाक राय पैदा कर सकता था, तो ये सदर का मनसब था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सदर साहब ने PTI के टाइगर फोर्स का किरदार अदा किया, खान साहब के एक कारकुन का किरदार अदा किया। वो सदर का मनसब, उसका ख्याल, उसकी ज़िम्मेदारियों को उन्होंने ख़ात्मे में नहीं लिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि जो हमारे निगरान वज़ीर थे आमिर मीर साहब, उन्होंने नाज़रीन अपने स्टेटमेंट में कहा, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि खान साहब जो हैं वो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, वो राब्ते कर रहे हैं। और फिर ये जो हमें वहाँ से हिंट मिला, उस हिंट को हम लेके फिर आगे चले, तो हमें फिर मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से बताया गया, हमारे पूछने पे, हमारा राब्ता करने पे बताया गया कि खान साहब मुख्तलिफ़ मैसेंजर के ज़रिए, अभी चंद दिन पहले करीम डैडी की भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में, तो बताया गया कि खान साहब पैगामात भिजवा रहे हैं, खान साहब मिन्नत समाजत कर रहे हैं और खान साहब हर तरह की यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ से बताया गया है कि वो जो जहाँ पे पैगाम भेजा गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसे हम कंट्रोल टावर भी कहते हैं, उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया और कहा गया कि सियासत से ताल्लुक़ नहीं। और ये भी कहा गया कि एक ऐसे शख्स पे कैसे एतबार किया जाए जो अपने मौसन को, जो इसे हुकूमत में लेके आया, जिसने इसके सब नाज नखरे भी उठाए, इसके हुकूमत के बड़े बड़े काम भी करवा के दिए, पैसों का बंदोबस्त भी करवा के दिया, उसको मौसन नहीं जाना, उसको मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा, और जो इसके ATM थे उनको भी ना बख्शा, तो फिर ये इसकी किस बात पे यकीन करें। और फिर ये भी कहा गया कि ये वही शख्स है ना जिसने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते कहा था कि हमने फ़लाँ की तकर्री को रोकना है, उस शख्स को ना लगाए, आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना लगाया जाए, बाकी जिसको मर्जी लगा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो ये भी वहाँ से कन्वे किया गया, मैसेज दिया गया, बताया गया कि ये साहब वो हैं। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से आपको ये बता दें कि फिर ये जो हम एक लेके चले इस हिंट को, तो अभी कुछ देर पहले खान साहब ने एक जो एड्रेस किया जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, उस एड्रेस में खान साहब ने कहा कि
ये हमारे उनके साथ जो है वो इख्तलाफात पैदा करवाना चाहते हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने बार बार उनको पैगाम भिजवाया, बार बार उनके साथ रब्ता किया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई पैगाम नहीं मिला, मुझे वहाँ से कोई अच्छा जो है वो एक रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ख़ान साहब ने कहा कि ये जो PDM वाले हैं इन्होंने उनको डरा रखा है कि इमरान खान अगर इलेक्शन हुआ तो आ जाएगा और आपको उनके ओहदों से हटा देगा। अब ख़ान साहब की आप लॉजिक देखें, वो जो मुल्क को सर्व करते हैं, जो जानों के नजराने पेश करते हैं, वो ख़ान साहब के आने से डरेंगे क्या? क्या वो इस बात से डरेंगे कि ख़ान साहब इलेक्शन जीत के आएंगे तो ख़ान साहब उन्हें ओहदों से हटा देंगे? हालांकि ख़ान साहब ने अपने बयान में इस बात की वजाहत की है कि मैंने तो जब बाजवा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था मैंने उसको भी नहीं हटाया था, तो मेरा तो ऐसा ख़ान साहब ने कहा कि इरादा है नहीं, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, यानी ख़ान साहब ये कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, मैं किसी को ओहदे से नहीं हटाऊँगा। और ख़ान साहब आपने किसी को ओहदे से क्या हटाना है, पहले आप अब अपनी सियासी जमात को तो काबू कर लें। आपको आपकी सियासी जमात जिस तरह से इकट्ठी हुई थी, आपकी सियासी जमात को जैसे इकट्ठा किया गया था, अब लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसी तरीके से आपकी सियासी जमात जो है वो तितर बितर होती जाएगी और तितर बितर होनी शुरू हो चुकी है। और अगर इलेक्शन का माहौल होता है नाज़रीन, यहाँ पे आपको बता दें कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, उसके जो दिए गए टिकट वापस किए गए जिस अंदाज से, और फिर उसके खिलाफ जिस तरीके से फैसले आए, तो अगर इलेक्शन का माहौल होता तो खान साहब के साथ सब कुछ वैसे चल रहा होता। क्योंकि अब यह नहीं कि इसमें कोई इदारा इन्वॉल्व है, उसकी वजह नाज़रीन ये है कि खान साहब की अपनी हरकतें हैं, खान साहब की अपनी डिफाइंस है, खान साहब की अपनी अना है, खान साहब की अपनी ज़िद है, और ख़ान साहब की अपना अनकन्सिस्टेंसी है। यानी जो आपका मौसम है आप उसको गद्दार कहना शुरू कर दें, आपके लिए जो अच्छे फ़ैसले करे फिर आप कहें कि नहीं सारे अच्छे फ़ैसले मेरे हैं, गलत फ़ैसले उनके हैं, और फिर आप अपनी मर्ज़ी पे अड़ जाएं, आप अपनी बात पे अड़ जाएं, गलत बात पे अड़ जाएं और दूसरों को बुला भला कहना शुरू कर दें, और ऐसे प्लान बनाएं जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुँचे, जिसका दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचे। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये कोई खान साहब के साथ कर नहीं रहा, बल्कि ये उसका रिएक्शन ऑटोमेटिकली उनकी जमात से आ रहा है। अब नाज़रीन, अब आप देखें कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भर्ती किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे मुतल्लिक भी बाकायदा रेफरेंस जो है वो KPK हुकूमत ने नैब को भिजवा दिया है, और उसमें यह कहा गया है कि ये किस तरीके से भर्तियाँ हुई, कितना बजट था, PC1 कैसे पास किया गया और मेरिट का कितना फॉलो किया गया। तो वो भी एक और किस्सा, एक और रेफरेंस, एक और करप्शन का केस जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो बनने जा रहा है। अब इसमें बड़ी शख्सियत जैसा कि इमरान खान साहब को बुलाया गया है नैब की तरफ से, कल 18 मई को नैब के दफ्तर में बुशरा बीबी साहबा को भी बुला लिया गया है, शेख रशीद को बुला लिया गया, बल्कि खान साहब की सारी काबीना को बुला लिया गया है। अब नाज़रीन, अगली खबर ये है जिसका आपने पहले व्लॉग में इजहार किया था कि मुमकिन तौर पर ग़ालिबन इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मलिक रियाज जो हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। क्या वो खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बदमाफ गवाह बन सकते हैं? क्या वो खान साहब के ख़िलाफ़ बयान हल्फी दे सकते हैं? तो खान साहब को नाज़रीन, अपना मलिक रियाज को नाज़रीन इस केस में, क्योंकि 50 अरब 60 अरब का फ़ायदा तो खान साहब ने उसी को दिया था और फिर अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए उससे ज़मीन भी हासिल की थी, तो फैसल वाडा को भी बुला लिया गया है और मलिक रियाज हुसैन को भी 22 मई को नैब के दफ्तर में ज़ाती हैसियत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कह दिया गया है। तो खान साहब के खिलाफ ये केस जो है नैब का, अलकादर ट्रस्ट का, बड़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा है। और सिर्फ ये केस नहीं, खान साहब के खिलाफ नैब में तोशा खाना का भी मुकदमा है, तो तोशा खाना के केस में भी खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है, और उसके अलावा भी खदशात मौजूद हैं। और अभी ज़मान पार का जो मुहासरा हुआ, खान साहब ने उस पर कहा कि मेरी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है। तो एक ट्वीट भी खान साहब ने किया, वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। और वो ट्वीट नाज़रीन करने के बाद खान साहब ने डिलीट कर दिया। ये ट्वीट था नाज़रीन 7 बजे खान साहब ने किया, सीन फ्राम आउटसाइड माई हाउस वाइल आई वाज एड्रेसिंग द नेशन। तो ये ट्वीट करने के बाद खान साहब ने इसको डिलीट कर दिया। और अब जो खान साहब का ट्वीट वहाँ पे टॉप पे पड़ा, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6:54 का जो एतजाज़ एहसन मीडिया के साथ कोई वीडियो टॉक कर रहे थे, उसे खान साहब ने जो है लगाया हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो कुछ और ख़बरें हैं चंद एक वो भी आपके साथ शेयर कर लें। हाँ जी, आखिरी खबर नाज़रीन रह गई है, वो है चीफ जस्टिस की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक। नाज़रीन, काश पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम हो कि जो एहतसाब करने वाले हैं उनका भी ऐसा कोई मैकेनिज़्म हो, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोअर जुडिशरी में भी बहुत सारे हमने इंसिडेंट सुने कि फ़लाँ ने फ़लाँ को रिश्वत दी, फ़लाँ जज पकड़ा गया, ये हुआ फ़लाँ हुआ, और लेकिन जो आर्टिकल 209 है वो उस तरीके से जो है इफेक्टिव नहीं हो पाता। और ये बड़े अरसे से आप ये देखें कि जब से 1973 का आइन बना है, आपके सामने है कि जिस जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस बनने वाला हो या आया हो, तो या तो वो जज रिज़ाइन कर जाता है
या फिर उसके खिलाफ रेफरेंस पे फैसला नहीं होता। तो अब ये यूक्रेन से खबर आई है कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें $27 लाख रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, और यूके की एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूशन ने इस गिरफ्तारी की तस्दीक भी की है। और इससे पहले बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का ऐलान किया गया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने, कि उन्होंने अदलिया में एक बड़े पैमाने की करप्शन का पता लगाया है। इदारे की जानिब से डॉलर की गड्डियों पर मुश्तमिल तस्वीर भी जारी की गई। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि यूक्रेन के चीफ जस्टिस को जो है वो रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। काश पाकिस्तान में भी ऐसा इफेक्टिव निज़ाम हो, ऐसा मौसर निज़ाम हो कि जिस इदारों में करप्शन हो, सिर्फ ये नहीं मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, जिस इदारे में करप्शन हो रही हो वहाँ पर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और मीडिया पर लाया जाए और करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएँ, तो पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा इस तरीके से होगा। सिर्फ चंद सियासतदानों को मुरद इल्ज़ाम ठहरा के उनका ट्रायल किया जाना, और वो जब हुकूमत में आए तो फिर उनके मुखालफिन का ट्रायल होना, तो सियासतदान तो बड़ा एक वीक टारगेट है। लेकिन असल जो लीड कैप्चर पाकिस्तान के अंदर वो कुछ और ऐसे अनासर हैं, उनकी तरफ अगर मामला जाएंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर होगा। और वो सिर्फ जुडिशरी नहीं, वो ब्यूरोक्रेसी भी है, वो एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो आप कह लें सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी है, और गैर सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो जब मामला उनकी तरफ जाएंगे और जो फ्यूडल लोग हैं यहाँ पे सरदार वडेरे बने हुए हैं, जब उन तक ये हाथ जाएंगे, ऐसे इदारे मजबूत होंगे, तो फिर पाकिस्तान में कोई बेहतरी की हमें रोशनी नज़र आएगी, कोई नवीद सुनाई देगी। अदरवाइज़ तो मामला इसी तरीके से चलेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।